Hello students, it's Chemistry Time Learning Platform. Hi, I am Monica and today we will discuss some questions based on crystal field theory. देखिए students, we have already discussed about the crystal field theory, pairing energy and CFSE in octahedral field. तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या है, मैं इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हर एक चीज को सॉल्व करवाऊंगी, किस तरीके से सॉल्व होती है. ठीक है, देखो हम लो स्पिन हाई स्पिन तक पहुंच गए थे, इतना तो हमने कर लिया था. बट अब क्या होता है ना, आपको क्वेश्चंस जब ट्राई करते हो उसके थ्रू कुछ ज्यादा समझ में आता है, क्लियरिटी बनती है. ठीक है, तो आज हम वन बाय वन वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर होगा जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. फाइन, तो चलिए स्टडी करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द लोएस्ट एनर्जी डी ट्रांजिशन इन Cr+3 कॉम्प्लेक्स वेरीज एज. किस तरीके से वेरी करता है वो आपको देखना है. ठीक है, सबसे पहले हमेशा क्या करना है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जो CFSE होती है ना, देखो लोएस्ट एनर्जी डी ट्रांजिशन मतलब कम से कम एनर्जी, मतलब डेल्टा E. आप यहां पे बात कर रहे हो इस गैप की. ठीक है, तो इसमें ये पूछा है कि सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होगी. ठीक है, द लोएस्ट एनर्जी डी ट्रांजिशन मतलब डी से डी ऑर्बिटल से ही डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या चाहिए मुझे, कम, लोवेस्ट. ठीक है, इन द ऑर्डर मतलब Cr+3 कॉम्प्लेक्स के अंदर, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है Cr+3 आपको मेंशन करके जो आपकी सेम है. ठीक है, तो यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो आपकी क्या होगी, सेम. अब आपको मैंने दो फैक्टर्स बताए थे, कौन कौन से थे. एक तो कुछ पेट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब जिसके ऊपर आपकी CFSE यानी कि ये वाली मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करती है. इस गैप, ये जो गैप है आपका वो डिपेंड करता है आपका तीन फैक्टर्स पे जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. पहला फैक्टर था ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल, वो तो आपकी दे दी सेम Cr+3 कॉम्प्लेक्स. ठीक है, आपको यही चेक करना है. दूसरा फैक्टर क्या था आपका, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब कि लाइगेंड को देखना है. आप देखो यहाँ पर क्या लाइगेंड आपके सेम है या डिफरेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो आपको इस गैप के बारे में अरेंज करना है. ठीक है, लोएस्ट टू हाईएस्ट. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, Cr+3, ये भी Cr+3, Cr+3, Cr+3. अब मुझे ये बताओ, जो लाइगेंड होते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको इसलिए याद होनी चाहिए क्योंकि आप डायरेक्ट अप्लाई करते हो, और ये जो क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं हर टेस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, बच्चे हमेशा गलत करके आते हैं. तो एटलीस्ट आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर याद होना चाहिए जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो. ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक क्लोरीन है, वाटर. अब मुझे ये बताओ, आपके पास Cl नेगेटिव, H2O, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करो. उसके बाद आता है आपका En, इथाइलिन डायअमीन. उसके बाद आता है साइनाइड. साइनाइड तो आपका सबसे आगे था. ठीक है, तो इस तरीके से देखो ये आपकी क्या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. और मैंने बताया था कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर वीक लाइगेंड से स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की तरफ हम मूव करते हैं, है ना. तो जितना स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इस स्प्लिटिंग को बहुत इंक्रीज करेगा. मतलब इस डेल्टा नॉट जो गैप है डी से डी ट्रांजिशन के लिए उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है. ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग लाइगेंड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, किसके साथ, मेटल के साथ. ठीक है, मेटल के इलेक्ट्रॉन के साथ उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा जितना वो पास आएंगे. देखो हमने ये पढ़ा था ना, DQ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटल लाइगेंड डिस्टेंस. ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि जितनी ज्यादा प्राइमरी इंटरेक्शन उतना सेकेंडरी इंटरेक्शन. अब देखो पहले क्या था, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा क्या करेगा, उतना ही ज्यादा पास आएगा मेटल के, है ना, उतनी ज्यादा उनके बीच में इंटरेक्शन होगी. जितना ज्यादा पास आएंगे उतना ही मेटल लिगेंड डिस्टेंस कम होगा और DQ उतना ज्यादा होगा. इसलिए जब भी हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, हमेशा ये दोनों जितना स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा उतनी ज्यादा वो स्प्लिटिंग करता है. ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा स्प्लिटिंग किसकी होगी, इस केस में, देन इसमें, देन इसमें, इसमें. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर है दैट इज ऑफ क्लोराइड, then H2O, then ethylene diamond, then cyanide. Cyanide strong ligand, so it affects, means it increases the delta E, means crystal field splitting energy. तो you can say कि मेरे पास इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट वन. ठीक है, मतलब लोएस्ट टू हाईएस्ट की तरफ आपको मूव करना है डेल्टा E में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं. The series with the correct order of increasing delta not in their complex is.
अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ ना आपको, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर दिया हुआ लाइगेंड का। तो यहाँ देखो, अब यहाँ मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा जो आपके पास लाइगेंड की स्ट्रेंथ होती है, मुझे पता है किसकी होती है, CO की होती है। तो यहाँ से तो आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि सारों में CO आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर किसका है, आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है, इसका कोई बेसिस नहीं है क्योंकि देखो इसके लिए बहुत सारी चीजें दी गई कि कोई न्यूट्रल होता है तो आयन, क्योंकि हमें पता है कि आयन आयन इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है आयन डाइपोल इंटरेक्शन से, बट वहां पर भी लागू नहीं होती क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी आपकी फेल हुई थी। लेकिन आपको एटलीस्ट जब क्वेश्चन पूछा गया तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई रीजंस नहीं है, क्योंकि ना तो हम कोई रीजन, हम ये कह सकते हैं हाँ कि स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर्स जो होते हैं, यानी पाई एसिड्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स होते हैं। बट आगे थ्योरीज है जिन्होंने इनको आगे प्रूव किया, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, वो हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से या फिर लिगेंड फील्ड थ्योरीज, ठीक है। आगे इनको इन चीजों से स्टडी किया गया था MOT के थ्रू। अब देखो सबसे कम मुझे पता है I नेगेटिव होता है, तो आप यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हो कि हाँ सबसे कम, अगर आपको बीच का ऑर्डर भी नहीं पता तो आप यहाँ से कंक्लूजन निकालो। फिर यहाँ देखो यहाँ पे भी I नेगेटिव है क्योंकि हैलोजन सबसे पीछे होते हैं, मतलब सबसे वीक लाइगेंड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, इसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो आप ऑप्शन ए मार्क करोगे क्योंकि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग पहले आपके पास C होता है, आफ्टर दैट CH3 नेगेटिव, PR3, फिर आपके पास I नेगेटिव, ठीक है। तो सिंपल आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान रखना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना वो कैसे अटेम्प्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड आपके पास, इफ डेल्टा नॉट इज द ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, मींस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आपको गिवन है डेल्टा नॉट एंड P इज द इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी, फाइन। तो देन द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज, हम आपको बता चुके हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पर हम इस पूरे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, CONH36 एंड दिस इज योर 2 पॉजिटिव। अब यहाँ देखो बच्चे, यहाँ पे क्या करना होता है, बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, 2p, p, 3p और यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ। अब एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है जहां पर p लिखा हो, 2p लिखा हो, 3p, इसलिए मैंने ना आपको ऐसा क्वेश्चन डाला ताकि मैं उस चीज को वहीं पर क्लियर करूं कि कैसे करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। हमेशा सबसे पहले जब कॉम्प्लेक्स दिया होता है मेटल की, हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट को ध्यान रखना है। 2 ही काम होते हैं आपको, कौन कौन से, सबसे पहले मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, निकालो। नेक्स्ट काम होता है आपका, आप लाइगेंड देखो कौन सा लगा, जहां पर कंपैरिजन की बात आती है, ठीक है। अब हमें यहाँ तो निकालना ही क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। अब ये यहाँ पर क्या है, CO+2। अब यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो कैसे लिखेंगे इसको। अब जो कोबाल्ट होता है वो आपके पास होता है D9, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। तो D9 होता है, हम क्या करते हैं ना, S को भी कंसिडर D में ही कर लेते हैं, मतलब टोटल हम D के अंदर S को भी ऑर्बिटल, जैसे मेरे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है D7 3D7 4s2 ये होती है, लेकिन हम सारा का सारा D ऑर्बिटल, क्योंकि हम D ट्रांजिशन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर D9 टोटल कंसिडर कर लिया। अब यहाँ से क्या करना है, आपको 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि N जो है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर N3 है, तो N4 मतलब जितना ज्यादा। अब देखो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है ना, यहाँ पर आपका 3D है, यहाँ आपके पास 4s है, क्योंकि N की वैल्यू ज्यादा है। तो आपको पता ही है जो रेडियस होता है वो होता है n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा n की वैल्यू उतना ज्यादा रेडियस, मतलब उतना ज्यादा यहाँ से डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से आपके पास शेल, सब शेल, तो उतना ही ज्यादा उसको निकालना वहां से इलेक्ट्रॉन को इजी होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से निकालूंगी 4s2 से, 3D से नहीं निकालना, अगर रिक्वायरमेंट होगी तब निकालते, मतलब 3 होता, 3 बोला होता तो हम यहाँ से निकालते, ठीक है। तो 4d7 हो गया, 3d7 हो गया। अब 3d7 को आप कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पर, अब देखो हमने इस तरीके से स्प्लिट किया था, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देती हूँ जो डीजेनरेट है, मतलब कि जहां पर उनकी एनर्जी सिमिलर थी, ठीक है, डीजेनरेट। जब भी एक बात ध्यान रखना, जब भी पेयरिंग एनर्जी का कंसेप्ट लगाते हो, मतलब वैसे तो आपको लगाना है क्योंकि आपको क्वेश्चन से मिलने वाला है, ठीक है। तो क्या करना, सबसे पहली चीज क्या करनी है, आप क्या करो, जो आपको दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिल करो। पहले तो
CO+2 है तो कितना होगा 3d7। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आपको बताऊंगी मैंने ऐसे ही क्यों फिल किया, क्योंकि मैं यहाँ पे 6 भी कर सकती थी और यहाँ पे एक 7 कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसे क्यों फिल किया उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, अब देखो ये 7 जो है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तो आपने तब किया जब आपके पास एनर्जी गैप था। ठीक है, मतलब जब स्प्लिट हो चुका था, लेकिन जब स्प्लिट नहीं हुआ था, मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी आइसोटोपिक फील्ड, मतलब कि जब ये डीजनरेट थे डी ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी सेम थी, सिमिलर थी, तब क्या रहता, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज योर 7। मतलब कि जब मेरे पास ये डीजनरेट थे, जब एनर्जी हमें निकालनी इलेक्ट्रॉन की, जब वो क्या था, आइसोटोपिक फील्ड में था, मतलब जब लिगेंड्स सराउंड कर रहे थे मेटल को इक्वल डिस्टेंस से, सिमेट्रिकल फील्ड, जब हमारे पास स्प्लिटिंग नहीं हुई थी तब का केस, मतलब आइसोटोपिक फील्ड। ये कब का केस है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द लाइगेंड फील्ड। लाइगेंड फील्ड का मतलब क्या है, जब लिगेंड ने इनकी स्प्लिटिंग करी। ठीक है, और ये जब था जब लाइगेंड ने इसको स्प्लिट नहीं किया था, डीजनरेट, क्योंकि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं ये सब। ठीक है, अब देखो हमने दोनों तरफ कर लिया ये। इसमें आपको क्या करना है, हमेशा पहले 5 तक आपको सिंगली फील्ड करना है, उसके बाद आपको पेयरिंग स्टार्ट, मतलब हंट्स रूल लगाना है, वही जब करते हो। लेकिन यहाँ पर क्या करना है वो अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या था ना, मैं 6 पहले भर देती फिर एक 7 कर देती, वो भी कर सकती थी, मेरे पास ऑप्शन था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसकी CFS से निकालो पहले। इसकी CFS क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5। तो मैं क्या करूंगी, नीचे कितना था मेरा 0.4, ऊपर मेरे पास कितना था 0.6। तो देखो माइनस 0.4 इंटू कितने 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस 0.6, हमेशा नीचे वाले क्या करोगे माइनस। मैं आपको समझा चुकी हूँ, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, एनर्जी डिक्रीज करते तो माइनस आता है, एनर्जी इंक्रीज करता है तो पॉजिटिव आता है। तो 0.6 इंटू 2 कर दो यहाँ पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, यहाँ कितना हो जाएगा 2.0। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना निकल के आएगा वो देखो, अब यहाँ पे आएगा आपका डेल्टा नॉट। तो यहाँ सिर्फ इसके निकाल रही हूँ फिलहाल में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए स्टूडेंट्स, आपको ना कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर हमारे अप्लाई होते हैं। ठीक है, देखो कैसे, अभी मैंने आपको जो बताया था एग्जांपल, वो था आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल। देखो जो आपके पास, ये आपको लिखना होगा क्योंकि आपको याद होनी चाहिए, कुछ चीजें मेमोराइज करने की हैं। ठीक है, जैसे आपके पास डाई पॉजिटिव, जो भी आपके पास +2, क्योंकि आप अगर ये लिखोगे आपके बहुत सारे क्वेश्चन से सॉर्ट आउट होंगे जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं। और जो डाई पॉजिटिव ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ 3D सीरीज form high spin complexes, high spin complexes from I negative to ammonia। मतलब हम बोलते हैं अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, बहुत कुछ केसेस में होता है बट सब केसेस में नहीं होता। जहां पर भी मान लो आपके पास कोई भी ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है, जैसे हमने पीछे अभी एग्जांपल किया, वो क्या था आपके पास CONH36 पॉजिटिव 2, ये एग्जांपल था। तो मेरे पास मेटल कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +2 मींस डाई पॉजिटिव। कोई भी आपके पास ट्रांजिशन मेटल अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो हमेशा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा। मतलब क्या है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब, क्या बताया था मैंने, मतलब ये, इसका मतलब होता है ये, मतलब कि आपके पास पेयरिंग एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, नीचे पेयर करने के ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए क्या करेगा इलेक्ट्रॉन आपका अपर लेवल में जाके शिफ्ट हो जाएगा। मतलब वहां पर क्या होगा आपके पास हाई स्पिन, मतलब ऊपर की तरफ, हाई ये समझ लेना ऊपर की तरफ आपका मूव करेगा, नीचे पेयर नहीं होगा क्योंकि पेयरिंग एनर्जी उस टाइम ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब कि जितने भी पॉजिटिव 2 के अंदर होंगे, लेकिन किसका बोला मैंने 3D का, याद रख लेना 4D 5D की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जितने भी आपके पास
4D और 5D के कॉम्प्लेक्सेस होंगे, ठीक है, मैंने क्या बोला, 4D और 5D के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, देखो यहाँ पर जो आपके पास 4D 5D सीरीज के जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, सीरीज ट्रांजिशन मेटल्स, जो भी आपके पास 4D 5D के ट्रांजिशन मेटल्स होंगे वो ऑलवेज क्या बनाएंगे, लो स्पिन, ऑलवेज फॉर्म लो स्पिन। अब ऐसा क्यों, देखो लो स्पिन का मतलब क्या होता है कि डेल्टा नॉट इतनी ज्यादा है, मतलब एनर्जी गैप इतना ज्यादा हो गया है कि पेयर करना इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू हाई ऑर्बिटल में भेजना, ठीक है, मतलब हाई ऑर्बिटल में। तो यानी कि मेरे पास ये वाला गैप बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब नीचे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, पेयर अप होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं हम लो स्पिन, मतलब नीचे, लो मीन्स नीचे, तो नीचे ही पेयर अप होना स्टार्ट हो जाएंगे ऊपर आने की बजाय, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था जब आप अपने, क्यों ऐसा होता है देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया था 3D से लेके 4D, 4D से लेके 5D, जब हम ऐसे मूव करते हैं ना, तो आपको बताया था कि जो DQ होता है वो R के बराबर होता है, मतलब मीन रेडियस ऑफ द D ऑर्बिटल। अब देखो जब 3D से 4D, 4D से 5D हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं तो रेडियस तो बढ़ेगा, साइज तो बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा D ऑर्बिटल, DQ ऑलवेज बढ़ेगा। तो मीन्स एनर्जी गैप बढ़ेगा, जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतना ही ज्यादा नीचे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। 4D 5D का कोई भी एग्जाम्पल ले लेना, जैसे मैं ले लूं RuF6 4 नेगेटिव, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, देखो ध्यान से। सबसे पहले जो रुथीनियम है आपका, वो है आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि आप कैसे निकालते हो चार्ज को, x - 6 दैट इज इक्वल टू -4, तो x कितना आ जाता है आपके पास +2, ठीक है। तो रुथीनियम +2 यानी कि किसके ग्रुप, आपके ग्रुप में आता है ये आयरन के, आयरन, रुथीनियम, ऑस्मियम, यही होता है। ऑस्मियम में भी ऐसा ही होगा। तो अब देखो यहाँ पर जो आयरन होगा ना आपके पास, एक आप लिख लो इसको आयरन, Fe(F6). अब मुझे पता है फ्लोरीन जो है ना वो वीक फील्ड लाइगेंड है, लेकिन फिर भी लो स्पिन बनता है, जबकि मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स जो होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ना कि वीक फील्ड लिगेंड। लेकिन फ्लोरीन यहाँ पर वीक फील्ड लाइगेंड है। इन स्पाइट ऑफ दिस रुथीनियम फॉर्म्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्यों बनाते हैं, अभी लिखा मैंने, 4D 5D कोई भी एलिमेंट होगा, हमें मतलब नहीं है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, हमें मतलब नहीं है लाइगेंड कौन सा, हमें दिख रहा है सिर्फ ये 4D ट्रांजिशन का है। आयरन के बाद आता है ना रुथीनियम, आपका आयरन 3D का है, रुथीनियम 4D का है, ठीक है। रुथीनियम +2 क्या हो जाएगा, D6, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपकी रुथीनियम की 3D6 4s2, है ना, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से रिमूव कर दोगे तो क्या लेफ्ट होगा, 3D6, तो D6 यानी कि D6 कैसे बोल सकती हूँ मैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है T2G, है ना, और ये वाला आपके पास क्या है Eg, है ना। तो T2G में क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। लो स्पिन का मतलब ये होता है कि नीचे ही पेयर अप होना स्टार्ट हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे ही नहीं। तो 1 2 3 पहले सिंगली फील्ड किया, 4 5 6 पहले सिंगली फील्ड ही करना है आपको, 1 2 3, आफ्टर डेट आप क्या करोगे, पेयरिंग स्टार्ट करोगे। अगर हाई स्पिन होता तो आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन के बाद 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता, हाई लेवल में, ठीक है। तो 4 5 6 तो कितना हो जाएगा इसका, देखो 3D6, यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आपके फॉर्म होंगे। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये आपको ध्यान रखना है तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी हमेशा होगी। आप सिर्फ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पर, उसके फैक्टर्स के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते कभी भी, आपको जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। अगर मैं इसी जगह ये लिखूं तो ये वाला आपके पास क्या होगा, T2G4 Eg2। किस तरीके से देखो, क्योंकि आयरन क्या है आपके पास T2G4 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मैंने सिर्फ 4D 5D के लिए बोला आपको, और ऊपर से क्योंकि फ्लोरीन क्या वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहाँ पर अगर आप आयरन की बात करते हो तो किस तरीके से होगा, देखो T2G के अंदर 1 2 3, हाई स्पिन में 4 5, आफ्टर दैट 6, यानी T2G4 Eg2। फाइन, कितना समझ में आया। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पहली बात तो 3D में जितने भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे सारे ही आपके क्या होंगे, वीक फील्ड लैगेंड्स, लेकिन कहां तक, सारे ही
3D सीरीज के जितने ट्रांजिशन मेटल्स होंगे वो सारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कहाँ तक, अप टू अमोनिया, क्योंकि हम अमोनिया को स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसिडर करके चलते हैं। बट यहाँ पर क्या है ना, सिर्फ +2 तक अमोनिया तक, उसके बाद जितने लिगेंड्स होंगे वहां पर हम लिगेंड्स के बेसिस पर ही, क्योंकि फैक्टर्स अफेक्टिंग में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि अमोनिया को भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना गया है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अमोनिया तक, उसके बाद तो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे और लो स्पिन बनाते हैं, लेकिन सिर्फ अमोनिया तक +2 3D के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यहाँ पर 4D 5D में सारे ही लो स्पिन बनाते हैं, चाहे आपके ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी हो। नेक्स्ट है थर्ड वन इज योर, अगर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है या उससे ज्यादा है तो क्या होगा, हमेशा ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, चाहे कुछ भी हो। देखो ध्यान से, सभी पॉइंट्स को लिखकर कॉपी में अगर आप इसको अच्छे से लिखोगे, नोट्स बनाओगे, तो आई होप आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक्चुअली आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CFT, जहां से क्वेश्चन 100% आपका आता है। तो जब आपको अगर ये चीजें याद होंगी तो आप कोई भी कॉम्पिटिशन क्रैक कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आता है, अगर आपके पास ट्रांजिशन मेटल कोई भी हो 3D 4D और 5D का, अगर वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है तो हमें फर्क नहीं पड़ता लिगेंड क्या लिया आपने, हमेशा ही वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो लिखो ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म always complexes in +4 मार्क कर लो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि मुझे पता है बच्चे कहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों के लिए पेपर में, क्योंकि हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जब हम गलत करते थे, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को याद रखोगे तो क्योंकि आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। एक्चुअली है फैक्चुअल बेसिस पे कैसे आया, क्योंकि जितने ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी उतना ही क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर मेटल के ऊपर जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा उतना ही लिगेंड की अप्रोच इसके टुवर्ड्स बढ़ती जाएगी, और जितना ज्यादा आपको पता है, मैं बता देती हूँ, जितना ज्यादा इनका डिस्टेंस कम होगा मेटल लिगेंड का, मैंने आपको बताया था A⁵, जितना कम मेटल का लिगेंड का डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा मेरे पास ये वाला जो गैप है आपका वो इंक्रीज करेगा, और जितना डेल्टा नोट बढ़ेगा तो पेयरिंग एनर्जी मतलब नीचे पेयर करना आसान होगा, तो इसलिए हम कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ठीक है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, whether ligand is weak or strong, इससे फर्क हमें पड़ता ही नहीं कि लिगेंड आपने क्या लिया है उस टाइम आपको हमेशा, अगर आपने मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर ली +4 आती है तो हमेशा आप उसको बिना देखे लिख देना, वहां पर लो स्पिन आएगा। ठीक है, एग्जांपल ले लूं NiF6 2 नेगेटिव। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पर X फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज -2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +4। इसका मतलब जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो किस तरीके से, क्योंकि मुझे पता है कि निकल क्या होता है मेरे पास 3D8 4s2, लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं तो कितना हो जाएगा 3D6। अब 3D6 किस तरीके से होगा, देखो यहाँ पर अगर मैंने फिल करना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी T2G6EG0। ठीक है, मीन्स मेरे पास लो स्पिन ही बनेगा, हाई स्पिन नहीं बनेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है। ठीक है, लास्ट पॉइंट बचता है, बस ये 4 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। ये भी ध्यान रखना पेयरिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपके वो क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं। क्वेश्चंस में बहुत बार कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर दिया होता है। ठीक है, और वहां बच्चे मैक्सिमम गलत करके आते हैं, क्यों, उन्हें पता नहीं होता कि वहां पे कंसेप्ट क्या लगाना है। देखो कंसेप्ट क्या है, देखो यहां पर, देखो यहां पर तो हाई स्पिन है, कोई दिक्कत नहीं, जो हम करते हैं। ठीक है, ये आता है कंसेप्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। जो कोबाल्ट के मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना बेटा, उसमें क्या होता है, आपके पास
वाटर के बाद, यानी वाटर को एक मीडियम लिया गया, वाटर के बाद जैसे अमोनिया आता है आपका, ठीक है, मतलब मोस्टली आपके पास अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस देखे गए ऐसे कि उनका क्या बनता है कोबाल्ट 3 में, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। जबकि आपके पास, ठीक है, आपको पता है कि स्ट्रॉन्गफील्ड लिगेंड है अमोनिया, ठीक है, तो वो लो स्पिन बनाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है ना, वाटर से लेकर आगे तक जितने भी आपके पास पेट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंड्स आएंगे, मतलब कि सिर्फ किस किस को छोड़कर जो आपके बिल्कुल वीक है, जैसे कि I नेगेटिव, HCN नेगेटिव, F नेगेटिव, S2 नेगेटिव, मतलब जो बहुत ज्यादा वीक है ना स्टार्टिंग वाले, उनको छोड़कर वाटर से लेकर जितने भी आगे तक आएंगे उसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही बनाता है कोबाल्ट प्लस 3। ज्यादातर निकल के कोबाल्ट के ही कॉम्प्लेक्सेस देखे गए हैं ऐसे। आप बाद वाले तो करोगे क्योंकि इनमें तो, अगर इसमें ये रूल फॉलो हो रहा है तो ऑब्वियसली इनमें भी ये रूल फॉलो होगा, तो ये वाले सारे ही लो स्पिन बनाएंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से एग्जांपल, जैसे मैंने लिख दिया CO H2O 6 पॉजिटिव, तो ये वाला आपके पास लो स्पिन बनाएगा। सिमिलरली अगर मैंने लिख दिया CO NH3 3 पॉजिटिव, तो ये भी क्या बनाएगा, लो स्पिन। ज्यादातर कोबाल्ट वाले में ही कंफ्यूज कर देते हैं, तो यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि लो स्पिन ही बनाता है। बाकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम और सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। तो इतना समझ में आया, ये सारे पॉइंट्स लिख लो, उसके बाद हम 1 बाय 1 और भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मींस डेल्टा नॉट ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है डेल्टा नोट को, मतलब जो आपका एनर्जी गैप है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक तो मैंने आपको बताया था फैक्टर्स, जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में हमने पढ़ा था जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट अफेक्ट करती है डेल्टा नोट को। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल लिगेंड के पास आएगा, उतना ही ज्यादा आपका DQ बढ़ेगा, मीन्स डेल्टा नोट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, और दूसरी बात हमने की थी कि जो 3D 4D 5D जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं डेल्टा नोट की वैल्यू इंक्रीज करती है। दो फैक्टर हमने स्टडी किए थे। तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, कोबाल्ट और रोडियम, यहाँ क्या डिफरेंस है दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। लेकिन देखो अब मुझे पता है कोबाल्ट के बाद कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, ये आपके पास होता है 3D, ये होता है 4D, ये होता है 5D, ठीक है। अब इन दोनों की दी हुई आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने कहा था जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं मेरे पास डेल्टा नॉट की वैल्यू बढ़ती है, यानी एनर्जी गैप बढ़ता है ना। तो यहाँ देखो ज्यादा किसकी होगी, कोबाल्ट और रोडियम में से रोडियम की, फाइन। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गया, क्यों, पहले एलिमिनेट करने की कोशिश कर लिया अगर वो क्वेश्चन को ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ पर रोडियम की ठीक है, रोडियम +3 ज्यादा है कोबाल्ट +3 से, ठीक है, इन दोनों का तो ठीक है। लेकिन यहाँ देखो यहाँ पर क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होती है मेटल के ऊपर उतना ही ज्यादा क्या होता है, डेल्टा नॉट की वैल्यू होती है, हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम, ठीक है। जिसे नहीं पता अपनी मेरी प्रीवियस वीडियोस को पहले देखो, उसके बाद आपको चीज क्लियर होंगी। तो यहाँ देखो इन दोनों में ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी, कोबाल्ट +3 की, ठीक है। ये भी गलत हो गया आपका ऑप्शन। इनमें देखो रोडियम की सबसे ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये 4D का है, ये भी 3D, ये भी 3D, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा किसकी है, कोबाल्ट की +3 एज कम्पेयर टू +2, तो स्प्लिटिंग ज्यादा यहाँ होगी एज कम्पेयर टू दिस। तो आंसर इज योर बी, ठीक है। यहाँ देखो द कॉम्प्लेक्स दैट एब्सॉर्ब्स लाइट ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। देखो बेटा जो आपके पास एक्सप्रेशन होता है E इज इक्वल टू h न्यू, h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू होता है आपके पास फ्रीक्वेंसी। तो h क्या होता है, न्यू का क्या होता है आपका c/λ, न्यू क्या होती है c/λ। तो E का रिलेशन यहाँ से क्या बनता है 1/λ, यानी कि मैं कह सकती हूँ जितनी ज्यादा एनर्जी गैप, मतलब E का मतलब क्या, जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा उतनी ही वेवलेंथ डिक्रीज करती है, मतलब इनवर्स रिलेशन है। मतलब डेल्टा नॉट आपका जितना ज्यादा होगा, क्योंकि इसको आप डेल्टा E ही लिखो, ठीक है, डेल्टा E होता है आपके पास ये, तो मैं क्या कहूँगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसने ये लिखा है सबसे छोटी वेवलेंथ। सब छोटी वेवलेंथ किससे, जितनी ज्यादा आपकी स्प्लिटिंग होगी, जितनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी उतनी ही छोटी आपकी वेवलेंथ होगी, फाइन। तो सबसे ज्यादा किसके अंदर है वो देखो। अब मुझे यहाँ पर देखो, यहाँ पर निकाल के देखो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3, यहाँ पे, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट तो कोई फैक्टर नहीं है जो मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ लाइगेंड फील्ड स्ट्रेंथ देखते हैं, तो लाइगेंड फील्ड सबसे ज्यादा किसकी है आपके पास, फ्लोरीन की, देन आपके पास होती है H2O, आफ्टर दैट योर ऑक्सलेट, दिस इज योर ऑक्सलेट, ठीक है। उसके बाद आपके पास होता है अमोनिया लाइगेंड, यानी कि मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड कौन सा, यहाँ पर अमोनिया। जितना स्ट्रॉन्ग लाइगेंड उतनी ज्यादा CFSC वैल्यू आपकी इंक्रीज करती, डेल्टा नॉट वैल्यू इंक्रीज करती है। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ जो मेरे पास ऑप्शन सी है, इसमें मेरे पास सबसे ज्यादा क्या होगी, डेल्टा ई, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा सबसे ज्यादा किसमें होगी, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, लेकिन जितनी ज्यादा एनर्जी गैप उतनी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो आंसर मेरे पास क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखो COL6 3 पॉजिटिव, एल यहाँ पर क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंटेट क्या होता है, डेंटेट मतलब देना, डेंटिसिटी, ठीक है, मतलब जिसके पास सिर्फ एक ही साइट है दे प्रोवाइड के, जैसे मैंने अमोनिया बोल दिया तो नाइट्रो, जैसे मैंने यहाँ देखो एग्जांपल अमोनिया बोल दिया तो सिर्फ नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है लाइगेंड, है ना। तो इसी तरीके से जैसे मैंने बोल दिया H2O, तो यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एक ही देने वाला हो लाइगेंड में, मतलब डोनर एटम सिर्फ एक हो लाइगेंड में, तो आप बोलते हो मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास मैं कह सकती हूँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही रहने वाला, अगर CuNH3 6 होता तो मैं क्या बोलती, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का क्या है, 6 है यहाँ पर, तो +3, ठीक है, यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लेकिन मुझे कोई पता नहीं है कि यहाँ पर लाइगेंड कौन सा हो, मोनोडेंटेट तो सारे होते हैं, वीक भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, बट कौन सा होगा। अब यहाँ वैल्यूज मेंशन की हुई, डेल्टा नॉट और पी। अब डेल्टा नॉट और पी से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि लो स्पिन बनना है कि हाई स्पिन बनना है, क्योंकि हमारा लाइगेंड से तो कुछ पता नहीं, क्योंकि एल दे रखा है सिंपल, हमें पता ही नहीं कौन सा लाइगेंड है। तो यहाँ पर देखो जो आपके पास पेयरिंग, जो मेरे पास यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी है दैट इज ग्रेटर देन डेल्टा नॉट। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि अगर डेल्टा नॉट ज्यादा होगा तो पेयर होना ज्यादा पसंद करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब पेयर करने के इलेक्ट्रॉन, पेयर करने के जो मुझे एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को वो ज्यादा है। मतलब क्या होगा, पेयर ना होकर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हाई ऑर्बिटल में मूव करेंगे। तो कैसे बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ पर, यहाँ से इसलिए ये वैल्यूज दी गई है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आप पहले फाइंड आउट कर ले CO+3 कितना होता है, ठीक है। कोबाल्ट +3 क्या होगा, D9, है ना। तो D9 में से अगर आपके 3 रिमूव कर दोगे तो क्या बन जाएगा, D6, यानी T2G6, है ना। T2G6 देखो यहाँ पे D6 बनेगा, D6 में क्या होगा, लो स्पिन तो बनना नहीं आपका, क्या बनेगा, हाई स्पिन। अभी समझा दिया किस तरीके से, हाई स्पिन। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है आपका, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 नीचे 6, तो T2G4 एंड EG योर 2, ठीक है। अब मुझे इनकी CFSC वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसके अंदर इसका लिख लेना, CFSC वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, इसकी CFSC वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या करोगे, ये वाला कितना गैप है, -0.4, ये बैरी सेंटर है आपका, दिस इज योर 0.6, तो कितना हो जाएगा, -0.4 × 4 + 0.6 × 2, तो कितना आ जाएगा आपके पास वैल्यू, देखो यहाँ पर 1.6 + 1.2 दैट इज योर 0.4, ठीक है। आपके पास वैल्यू क्या आ गई, -4 डेल्टा नॉट। लेकिन अब मुझे पेयरिंग एनर्जी कंसेप्ट भी तो लगाना है। देखो एक बात ध्यान रखना, जो पेयरिंग एनर्जी कंसेप्ट है वो हाई स्पिन में काम नहीं करता। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में कभी भी पेयरिंग एनर्जी मतलब 1p 2p 3p कुछ भी नहीं आएगा। पर क्यों नहीं आएगा उसका रीजन बताती हूँ। देखो यहाँ क्या है 1p, क्योंकि यहाँ मैंने बता चुकी हूँ कैसे आएगा, यहाँ पे 1p आएगा। अगर मैं इनको पांचों को डीजनरेट मान के चलूं तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पर भी 1p आएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये तो आ गया 1p, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला -1p, तो यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी कंसेप्ट नहीं आता, सिर्फ -0.4 डेल्टा नॉट आंसर आएगा आपका, ठीक है। अब डेल्टा नॉट की वैल्यू कितनी है, ये गिवन है तो ये यहाँ पर पुट कर दो। पेयरिंग एनर्जी अगर यहाँ पर p आता तो आप यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर, ठीक है। तो अब आंसर कितना आ जाएगा आपका -0.4 डेल्टा नॉट कितना आ जाएगा 24,000
पर सेंटीमीटर, ये फाइंड आउट कर लेना जितना आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा। यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी अगर +1p 2p 3p कुछ आता आपका, तो यहाँ पर आप पेयरिंग एनर्जी भी मल्टीप्लाई कर मतलब ऐड करते हो, ठीक है। तो आई होप आपको तो समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और हम मूव करते हैं नेक्स्ट लेवल। देखो आपको पेयरिंग एनर्जी समझ तो आई है, बट हम कुछ और भी ज्यादा स्टडी करते हैं किस तरीके से आप पेयरिंग एनर्जी निकाल सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका इसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि वहां पर आप 1p लगा रहे हो, 2p लगा रहे हो, 3p, बच्चों को क्लियरिटी नहीं बन पाती, इसलिए हम पहले थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो आपके पास पेयरिंग एनर्जी कैसे निकालती है आपकी, ठीक है, आप पहले वो करते हैं स्टडी, क्योंकि वो बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। उसमें आप लो स्पिन और हाई स्पिन दोनों चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लाइगेंड फील्ड माइनस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आइसोटोपिक फील्ड। आइसोटोपिक मतलब होता है सराउंडिंग जब सेम होता है आपका, ठीक है ना। जैसे हमने पढ़ा था ना कि लिगेंड, आपको मैंने बताया था जब मेटल लिगेंड जो होता है एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहां पर मैंने आपको ये डायग्राम से भी समझाया था। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दोनों इतने पास एक दूसरे के, जहां पर ना तो अट्रैक्शन काम करती ना रिपल्शन काम करती। हाँ, उससे ज्यादा पास में आ जाए तो आपकी स्प्लिटिंग होनी स्टार्ट हो जाती, जो हमने अभी एनर्जी गैप के थ्रू पढ़ा, ठीक है। तो ये वाला तो होता है वो वाला जहां पर इनकी 5d की ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, आइसोटोपिक फील्ड। ये तब होता है जब आपका स्प्लिट हो चुका होता है, फाइन। ऐसे आपको पेयरिंग एनर्जी निकालनी है। तो देखो यहाँ पे कैसे निकलता है। अब देखो ध्यान से, देखो D4 अगर आपको लो स्पिन, ये तो आपको पता चल गया लो स्पिन हाई स्पिन कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। D4 अगर आपके पास लो स्पिन है तो कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से। ये मेरे पास क्या है ना, लो स्पिन की बात की है मैंने, तो यानी कि 1 2 3 4। देखो ध्यान से, जब लो स्पिन होता है, लो स्पिन स्पिन पेयर्ड या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस होंगे तभी मेरे पास क्या बनता है, लो स्पिन, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पिन पेयर्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो चुके हैं तो वहां पे लो स्पिन बनता है आपका, ठीक है। यहाँ देखो क्या आएगा 1 2 3 4, यानी कि मैंने D4 क्या बनाया, ये लो स्पिन, फाइन। अब यहाँ मैंने आपको क्या कहा था, डी जनरेट में देखो तभी निकलेगी ना पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ पे हम पेयरिंग एनर्जी को ही डिटरमाइन कर रहे हैं तरीके से, 1 2 3 4, फाइन। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे कोई पेयर अप नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 0 पेयरिंग एनर्जी होगी, ठीक। यहाँ कितनी पेयरिंग एनर्जी होगी, 1, क्योंकि एक पेयर बना है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कैसे वैल्यू निकालोगे, बार बार नहीं बता सकती मैं आपको। यहाँ कितनी निकालोगे, यहाँ पे देखो ये है -0.4, ये है आपके पास 0.6 है, तो -0.4 इंटू कितने हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऊपर आपका है ही नहीं तो 0 आएगा सिंपल। और यहाँ देखो कितना हो जाएगा 1p, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसमें से इसको माइनस करना। देखो लिगेंड फील्ड की बेसिस में तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी डेल्टा नॉट की, ये वाली डेल्टा नॉट प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी। लेकिन यहाँ देखो माइनस का मतलब क्या, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आइसोटोपिक फील्ड। यहाँ पर कितनी है, 0 पेयरिंग एनर्जी। तो अब यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी किस तरीके से निकालोगे, देखो -1.6 प्लस 1p, यानी आपके पास जो आंसर होगा वो डेल्टा नोट कर लेना यहाँ पर, या DQ कर, मतलब DQ करोगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 1.6 डेल्टा नॉट प्लस 1p, ये इसका आंसर आएगा। पेयरिंग एनर्जी गिवन है तो यहाँ पेयरिंग एनर्जी 1 इंटू जो भी पेयरिंग एनर्जी गिवन होगी वो प्लस ये वैल्यू को आप ऐड कर देना। डेल्टा नॉट दिया होगा तभी, क्योंकि दोनों पर सेंटीमीटर में होंगे आपके, ठीक। अगर इसी चीज को मैं, ये मेरा लो स्पिन था, अब इसी चीज को मैं हाई स्पिन में स्टडी करूं तो क्या होगा, देखो याद रखना, जो पेयरिंग लिख लेना ये कहीं पर मार्क करके, जो पेयरिंग एनर्जी का कंसेप्ट है दैट इज ओनली फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्योंकि मैं अभी सारे आपको डाउट क्लियर कराऊंगी यहाँ पर ऐसा क्यों है। हाई स्पिन जब भी बनेगा वहां पेयरिंग एनर्जी का कंसेप्ट है ही नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट आपका जो डेल्टा नोट में आंसर आएगा वही आंसर होगा। लेकिन लो स्पिन में आपको देखना पड़ेगा कि अगर P आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर D4 हाई स्पिन है, यहाँ पे हाई स्पिन का मतलब 1 2 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, D4 बन गया आपका हाई स्पिन के अंदर। मतलब यहाँ पर हाई स्पिन का मतलब क्या था, हाई में जाना इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर पेयर अप ना होना। अब ये कैलकुलेट करो कितना आएगा, -0.4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0.6, वैल्यू कितनी आ जाएगी
1.2 प्लस 0.6 तो कितना आ जाएगा -0.6। ठीक है ना, दिस इज योर डेल्टा नॉट। अब यहाँ देखो, यहाँ ना तो पेयरिंग एनर्जी का कंसेप्ट है और यहाँ पर 4 थे ना, 4 ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो यहाँ पे भी कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी, सिंपल -6.6 डेल्टा नॉट आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं D5। D5 में भी देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप कुछ साथ साथ में कीजिए तो आपको याद हो जाए। 1 2 3 4 5 ये लगा लो यहाँ पे लो स्पिन। ठीक है, लो स्पिन में कितना हो जाएगा निकालो, -0.4 इंटू 5। ठीक है, प्लस 0.6 में आपको कुछ है नहीं, 0 है, और 2 पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी यूज होगी ही नहीं क्योंकि ये पांचों सिंगल फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 + 2। अब देखो इसी के तरीके से अगर मैं D5 का लो स्पिन हाई स्पिन करूं, हाई स्पिन के अंदर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हाई स्पिन के अंदर अगर करोगे D5 तो एज इट इज तो रहे ना डी जनरेट में। यहाँ देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा हाई स्पिन में 1 2 3 4 5 निकालो कितनी वैल्यू आती है, -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, दैट मीन्स योर 0। ठीक है, तो आपकी वैल्यू 0 आ जाती है, यहाँ कोई पेयरिंग एनर्जी कंसेप्ट नहीं, तो हाई स्पिन में कभी भी पेयरिंग एनर्जी कंसेप्ट नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं D6। एक तो D6 करेंगे लो स्पिन और यहाँ D6 करेंगे हाई स्पिन। तो यहाँ पर देखो जल्दी से, नेक्स्ट आपको सारे खुद करने हैं, मैं आपको जितने एग्जांपल्स कर D6 7 तक करेंगे हम सारे एग्जांपल्स, आगे आप फर्दर खुद करना क्योंकि बाकी सिमिलर है। ठीक है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी एक पेयरिंग एनर्जी यहाँ आइसोटोपिक फील्ड में है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 था, D6 है आपके पास, तो यहाँ पे कितनी पेयरिंग एनर्जी लगेगी 3p। ठीक है, अब देखो कैलकुलेट करते हैं, -0.4 इंटू 6, ऊपर आपके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है वो कैलकुलेट नहीं करना, प्लस 3p, ये टोटल होगा इसका, -1p। देखो यहाँ पर लेगेंड फील्ड में मैंने कैलकुलेट कर लिया पूरा, फिर इलेक्ट्रॉन इन द आइसोटोपिक फील्ड कैलकुलेट करिए, इस तरीके से निकालना हमेशा आपको, ये गलत कभी नहीं होगा। 2.4 प्लस 2p, तो यहाँ पर आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। दिस इज योर, इसको डेल्टा नोट कर लेना, -2.4 डेल्टा नोट। अब इसका देख लेते हैं D6 हाई स्पिन। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 पेयरिंग एनर्जी तो सेम ही रहना है यहाँ पर, है ना। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, -0.4 इंटू यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4 प्लस 0.6 इंटू 2, तो 1.2 प्लस 4 इंटू 4 16, इस तरीके से कर लोगे कैलकुलेट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है, ये आंसर इतना आएगा। यहाँ कितना था 1 पेयरिंग एनर्जी, तो अगर मैं यहाँ पर देखो 1 पेयरिंग एनर्जी ये था प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी ये तो कंप्लीट था, -1p कर दो तो कितना आ जाएगा आंसर, -0.4 डेल्टा नॉट। इसलिए मैंने आपको कहा था कि पेयरिंग एनर्जी का कंसेप्ट सिर्फ लो स्पिन में लगता है। ठीक है, आगे आप D7 D8 D9 का खुद करके देखना, कितना आता है आपका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, और अगर आपको चीज समझ में आ रही है, पेयरिंग एनर्जी कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो आप ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बहुत ध्यान से करना है। अब समझो, बस ये एक लाइन लिखो, पेयरिंग एनर्जी को कैलकुलेट करो, बहुत इजी है। आगे आप D7 में क्या करोगे, देखो यहाँ पे D6 था ना, D6 लो स्पिन था, अब D7 लो स्पिन कर लो, यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, 2p आ जाएगा, यहाँ कितना होगा 6 आ गया। अब आगे कोई चांसेस तो है नहीं, D7 मतलब यहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, 3p माइनस 2p कितना आ जाएगा 1p। अब कैलकुलेट करो इसके आगे, -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 1 ऊपर वाला। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 0.6। ठीक है, प्लस 3p यहाँ पर है, -2p हम बाद में लेंगे, पहले इसका निकाल लो, ये डेल्टा नॉट था। ठीक है, -2.4 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1.8 माइनस प्लस 3p और यहाँ पर -2p, तो कितना आंसर आया आपके पास, -1.8 डेल्टा नॉट
प्लस पी, ये आपके पास कितना आ गया D7 लो स्पिन का। इसी तरीके से D7 हाई स्पिन का करके देखना, ठीक है। तो आई होप अब क्लियरिटी बन रही है कि किस तरीके से हम पेयरिंग एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो 2-3 पॉइंट्स और पेयरिंग एनर्जी के बारे में बचते हैं, उसके बाद हम लेक्चर को खत्म करते हैं। आगे हम जो है कुछ क्वेश्चन सीरीज को और मैं आपको करवाऊंगी जितनी ज्यादा हो सकेगा, क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है वो ज्यादा करनी होती है CFT के बेसिस पर, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग पीई मीन्स पेयरिंग एनर्जी। तो देखो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे तो आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन हम थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, जब हम 3D से 4D मूव करते हैं, 4D से 5D मूव करते हैं, मुझे ये पता है कि डेल्टा नॉट की वैल्यू बढ़ती है। ऑब्वियसली डेल्टा नॉट की वैल्यू तो बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम बता चुकी हूँ ऑलरेडी। डेल्टा नॉट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पेयरिंग एनर्जी कम हो जाएगी, है ना। अब देखो लेकिन इसको आप समझाओगे किस तरीके से। आपने डेल्टा नॉट की वैल्यू के बेसिस पे तो समझा दिया था कि ऐसा होता है, बट पेयरिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या समझा सकते हो। देखो ध्यान से, ये भी है कि 3D 4D 5D। अब मुझे एक बात बताओ, डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल का साइज बढ़ता है, क्योंकि मुझे पता है डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल, अब साइज तो बढ़ेगा टॉप टू बॉटम, है ना, साइज इंक्रीज करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, साइज इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या है। देखो एक तो ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल, ठीक है। एक आपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रखा है, एक आपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पेयर करना आसान है कि यहाँ पेयर करना आसान है। जितनी ज्यादा स्पेस मिलेगी ना इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए हमें, ठीक है ना, जितनी ज्यादा स्पेस होगी ऑर्बिटल की, जितना बड़ा लोब होगा उसको रखने के लिए, उतना उनके बीच में रिपल्शन कम होगी, ठीक है। उतना मतलब मुझे पेयर करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उनको उस ऑर्बिटल में, है ना। तो इसका मतलब जितना ज्यादा स्पेस होगा, मतलब जितना साइज बड़ा होगा डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल का, जितना बड़ा साइज, मतलब 5D ये मैंने मान लिया, ये मैंने 3D मान लिया, ठीक है। जितना बड़ा साइज उतना ही इजीली हम उनको दोनों के इलेक्ट्रॉन को वहां पेयर करके रख सकते हैं। मतलब पेयरिंग एनर्जी कम चाहिए उनको, मतलब उनको पेयर करने के लिए वहां पर कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एज कम्पेयर टू 3D में, ठीक है ना। मतलब जितना ज्यादा स्पेस, मोर स्पेस अवेलेबल, उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन उनमें कम होगी। रिपल्शन कम होगी तो पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी ऑटोमेटिक, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन को रखना वहां पर पेयर करके आसान होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है इसका मतलब कि पेयरिंग एनर्जी 3D की ज्यादा होगी, 5D की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पेयर करना यहाँ आसान है बड़े स्पेस में। ओके, नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास सेम है, जैसे मैंने बोल दिया मेरे पास है +2, ठीक है, दो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं दो मेटल्स की, वो दोनों सेम है, तो वहां पर कैसे बताओगे कि पेयरिंग एनर्जी कम किसकी है और ज्यादा किसकी है। तो देखो वहां पर क्या होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ जाती है ना, वहां पर क्या होता है ना, आप इलेक्ट्रॉन्स को देखो। मान लेती हूँ मेरे पास क्या है, Fe+2 है, CO+2 है, ठीक है। Rn+2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे डी में देखना है आपको, यहाँ डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं ना, उतना ही आपस में रिपल्शन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और जितना ज्यादा रिपल्शन बढ़ेगा उनको एक ऑर्बिटल में रखना क्या आसान होगा, डिफिकल्ट होगा ना। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जितने कम, इलेक्ट्रॉन्स की जितनी ज्यादा अमाउंट, मतलब जितने कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही उनके बीच में रिपल्शन क्या हो जाएगा। मान लेते हैं देखो यहाँ पे एक स्पेस में आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब पे नेगेटिव चार्ज है, रिपल्शन होगी सब में, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, दोनों के ऑर्बिटल में रखना है, तो जितनी ज्यादा अमाउंट बढ़ेगी ना इलेक्ट्रॉन्स की, जितनी ज्यादा संख्या बढ़ती है इलेक्ट्रॉन्स की, उतना ही ज्यादा उनमें रिपल्शन बढ़ना स्टार्ट होता है। जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उनको पेयर करके रखने में उतनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी, है ना, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा, तो क्योंकि मेरे पास पेयरिंग एनर्जी किससे बनती है, पेयरिंग एनर्जी बनती है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, क्योंकि सबसे पहले आपके पास क्या होता है पेयरिंग एनर्जी के लिए, हमें वो दोनों एक ऑर्बिटल में लेके आना पड़ता है, उसके बाद हम उनकी क्या करते हैं, स्पिन को चेंज करते हैं एक्सचेंज एनर्जी के थ्रू। तो पेयरिंग एनर्जी दो चीजों से मिलकर बनती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन प्लस एक्सचेंज एनर्जी। तो आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उतनी ज्यादा उनके अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, रिपल्शन होगी तो पेयर करने के इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ज्यादा
एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा किस केस में होगी, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उनमें रिपल्शन ज्यादा होगी। ठीक है, रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि पेयर करने के लिए ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से आप समझा सकते हो, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आती है। ठीक है, वहां पर ये रूल आप लगा सकते हो जहाँ पे कंफ्यूजन होती है। फाइन, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, क्लियरिटी बनी होगी। और जहाँ पर आपको लगता है कि क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आ रही है तो वहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मोमेंट और किस तरीके से ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है मैग्नेटिक मोमेंट के टुवर्ड्स। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस को भी ट्राई कर लेंगे जो आपके रह गए हैं, ताकि आपकी क्वेश्चन सीरीज एक बननी चाहिए, ताकि आपकी क्लियरिटी हर क्वेश्चन के टुवर्ड्स क्या हो, क्लियर हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस भी कुछ कर लेंगे और अपना टॉपिक चलता रहेगा, जो आपका CFT है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।